तो हेलो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम तिथि जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग इस सेट को बनाएंगे। तो इस सेट का पहला प्रश्न है, तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, तीस्ता नदी की उत्पत्ति तिब्बत में एक हिम नदी झील खांगचुंग छो से होती है। सेकेंड ऑप्शन है, यह केवल सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। थर्ड ऑप्शन है, रंगीता नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो फ्रेंड, आपके पास ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, केवल 2 और 3 सही है। अब हम लोग इस प्रश्न को एनालिसिस करते हैं। तो तीस्ता नदी सिक्किम से खांगचुंग छो से निकलती है और तीस्ता नदी भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ये नदी चली जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और सिक्किम के सबसे बड़ी नदी रंगीता नदी है, जो तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो इस प्रश्न को देखिए, मिलान करना है पुस्तक और लेखक। तो देवी चंद्रगुप्त बिल्हन द्वारा लिखा गया है। इसमें मिलान करना कौन सा कूट सही है। नीति वाक्यामृत सोमदेव सूर द्वारा, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, केवल 2 और 3 सही है। अब इस प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। तो देवी चंद्रगुप्त ये पुस्तक है जो नाटक है और इस पुस्तक का लेखक है विशाख दत्त। इसके बाद देखेंगे नीति वाक्यामृत, ये सोमदेव सूर द्वारा लिखा गया, ये सही है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। और फ्रेंड, नयन चंद्र सूरी जो थे वो जैन धर्म के विद्वान व्यक्ति थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो इस प्रश्न को देखें और सही कथन पर विचार करें। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शर्करा के रूप में होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है तो उसे आयोडीन घोल की मदद से जांचा जा सकता है। तो फ्रेंड, आपके पास ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, केवल 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रश्न को एनालिसिस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में भी होते हैं और शर्करा के रूप में भी होते हैं। अगर आपको पता करना है कि स्टार्च को कैसे पता किया जा सकता है, तो आप ले लीजिए एक आलू और उस आलू को काट करके उस पर पतला आयोडीन का घोल डालिए। जब उसमें आप घोल डालेंगे तो आलू का रंग नीला और काला हो जाता है। जब रंग नीला और काला हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा को इसमें स्टार्च है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला का उत्पादक राज्य कौन सा है। उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड, लिग्नाइट कोयला का भंडारण सर्वाधिक तमिलनाडु में है और उत्पादन भी सर्वाधिक तमिलनाडु में होता है। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन और राज्य में भी होता है लेकिन कम होता है, जैसे हो गया गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये सब राज्य में कम होता है। सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। लाल सागर दुनिया के सबसे खारे जल निकायों में से एक है, इसकी क्या वजह है। फर्स्ट ऑप्शन है, उच्च बाष्पीकरण और कम वर्षा। सेकंड ऑप्शन है, ताजे जल निकायों से कम निर्वहन। थर्ड ऑप्शन है, हिंद महासागर जैसे कम लवणता वाले अन्य खुले महासागरों के साथ सीमित संबंध है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, केवल 1, 2 और 3 सभी सही है। अब इसको एनालिसिस करते हैं। तो उच्च बाष्पीकरण और कम वर्षा के कारण लाल सागर दुनिया के सबसे नमकीन जल निकायों में से एक है और इसमें कोई भी नदियाँ का धारा इस सागर में नहीं गिरती है। और हिंद महासागर के एक भुजा अदन की खाड़ी से इसका दक्षिणी संबंध संकीर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो द्वितीय बौद्ध संगीत के संबंध में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में आयोजित की गई थी। सेकंड ऑप्शन है, दूसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता सवा कामी ने किया था। थर्ड ऑप्शन है, इस बौद्ध संगीत में बुद्ध के अनुयायी महासांघिक और थेरवादी 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो कौन सा कूट सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, इसमें सभी कूट सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। अरब यात्री अल मसूदी ने
किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में, सेकंड ऑप्शन है कृष्णदेव राय द्वितीय के शासनकाल में, नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में और महिपाल प्रथम के शासनकाल में। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, महिपाल प्रथम के शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था और इसके द्वारा महजूल जवाह नामक ग्रंथ लिखा गया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में सही मिलान करना है। तुगेला झरना, यूम्बिला झरना, ब्राउन फॉल्स और हैरिसन बेसिन फॉल्स। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तुगेला झरना दक्षिण अफ्रीका में है, यूम्बिला झरना पेरू में है, ब्राउन फॉल्स न्यूजीलैंड में है और हैरिसन बेसिन फॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्जुन और सुभद्रा की, द्रौपदी का चीरहरण का, अशोक की रानी का और एक भिखारी परिवार का। इनमें कौन सा चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अशोक की रानी का। अशोक की रानी का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1907 ईस्वी में और अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 1941, 1951, 1961, 1971। तो फ्रेंड गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में हुआ था और इस आंदोलन के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे और इस सम्मेलन में लगभग 25 देशों ने भाग लिया था और गुट निरपेक्ष संस्था को तीसरी दुनिया कहा जाता है। अमेरिका के विचार को जिसने अपनाया उसे पहली दुनिया कहा गया और जो सोवियत संघ के विचार को अपनाया उसे दूसरी दुनिया कहा गया और जो गुट निरपेक्ष को अपनाया उसे तीसरी दुनिया कहा गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1957 से दिया जा रहा है। तो पहला का ये होगा। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 1969 से दिया जा रहा है। तो दूसरा का बी होगा। तो सी राइट आंसर होगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 1959 से ग्रैमी पुरस्कार दिया जा रहा है और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर हैं। 1968 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था और एमी अवार्ड टेलीविज़न उद्योग में दिया जाता है और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा दिया गया मिलान गलत है? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये गलत है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने लेखक से सुमेलित नहीं है? यानी कौन सी पुस्तक राइटर दिया गया गलत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारामैया द्वारा लिखा गया, पथेर दावी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो दिया गया गलत है। पथेर दावी पुस्तक का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। इस पुस्तक का लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह पुस्तक 1926 में लिखा गया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो सरसाई नावर झील उत्तर प्रदेश में, लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट झील तमिलनाडु में, रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश में। तो कौन सा झील का दिया हुआ मिलान गलत है, ये चुनना है। तो फ्रेंड लोकटक झील मणिपुर में है, ये सही है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, ये भी सही है। लेकिन रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में है और रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहते हैं। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। ये मिलान दिया गया गलत है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए
परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर और 30 मीटर। तो परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर। और फ्रेंड, प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको, जो आवाज़ गूंजता है उसी को बोला जाता है प्रतिध्वनि। तो आवाज़ को गूंजने के लिए जैसे बोलते हैं हलो लो 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 लो, तो कम से कम लगभग 16.6 मीटर होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड, विधि आयोग को आज भारत में अटॉर्नी जनरल के पद के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, विधि आयोग अधिनियम 1867 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा। अब हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग की स्थापना 1955 में किया गया था और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। कौन सा पॉलीहाइड्रोजन यौगिक मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फेरस कार्बोनेट, मिथाइलिन क्लोराइड, लेड कार्बोनेट और लेड सल्फेट। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मिथाइलिन क्लोराइड। अब हम लोग जानेंगे मिथाइलिन क्लोराइड के बारे में। तो यह एक रंगहीन तरल है जिसमें हल्की मीठी गंध होती है और इसका दूसरा नाम डाइक्लोरोमीथेन है। अब हम लोग जानेंगे मिथाइलिन क्लोराइड का उपयोग। तो इसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म का निर्माण में किया जाता है और पेंट रिमूवर के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी पेंट को हटाने में इसका काम आता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे बढ़ता है तो वह देखता है। फर्स्ट ऑप्शन है देशांतर की लंबाई में कमी, ऊंचाई में कमी, देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। तो फ्रेंड, आप लोग इस प्रश्न को कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? क्वेश्चन थोड़ा टफेस्ट ज़रूर था, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफेस्ट ज़रूर था। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बतला देता हूँ। देशांतर को काल्पनिक रेखाओं द्वारा मापा जाता है जो पृथ्वी के चारों ओर लंबवत ऊपर और नीचे चलती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है। इन रेखाओं को मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न का कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। इतना ही, जय हिंद। No, listen, y'all. These kids want to act up in school, want to go to school and embarrass you, want to make like they got no home training. So I told my son, don't go to school embarrass me no more. I take care of you, son. I give you anything you want. I discipline you.